आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जैक बोर्ड क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए 25 फरवरी सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के पेपर के लिए 31 से लेकर 52 तक के सभी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो आपके कल 25 फरवरी सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग 25 फरवरी क्लास 10 एसएसटी का सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम देने जाइएगा तो आपको पता ही है कि सबसे पहले आपको 30 गो एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है, और 31 नंबर से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी दोस्तों आपको वेरी शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस के रूप में दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न है जिसका मतलब होता है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जिसमें टोटल आपको 8 गो क्वेश्चंस पूछेगा, 6 गो का आपको जवाब देना है और आपको 12 नंबर आपको मिलेगा किसमें, वेरी शॉर्ट में। और वेरी शॉर्ट का आप लोग पहला प्रश्न को देख सकते हैं, पहला यानी कि 31वां नंबर प्रश्न है कि उदारवाद का मतलब क्या होता है, उदारवाद का क्या अर्थ है। ठीक है, उदारवाद को हम लोग इंग्लिश में दोस्तों लिबरेजियम कहते हैं। ठीक है, इससे मतलब क्या है तो आप लोग लिखिएगा उदारवाद वह विचारधारा है, ठीक है, जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्रणाली मानते हुए, ठीक है, मनुष्य को क्या विवेकशील प्रणाली मानते हुए सामाजिक संस्थाओं को मनुष्य की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का, ठीक है, परिणाम समझा जाता है। ठीक है, देखिए उदारवाद वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्रणाली मानते हुए, ठीक है, सामाजिक संस्थाओं को, ठीक है, क्या कहा जाता है तो मनुष्य के सूझबूझ और सामाजिक प्रयास से परिणाम को समझा जाता है, इसी को हम लोग उदारवाद कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से 32 नंबर कि गिरमिटिया मजदूर क्या होता है। गिरमिटिया मजदूर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, उसी का आंसर यहाँ पर आंसर लिखना है। तो लिखना है दोस्तों कि 17वीं शताब्दी में, ठीक है, 17वीं शताब्दी में आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा 17वीं शताब्दी में आए अंग्रेजों ने आम भारतीय को एक एक रोटी को मोहताज कर दिया था। जो 17वीं शताब्दी में जो अंग्रेज आया था तो भारतीय जो भी मजदूर था उसको एक एक रोटी के लिए क्या किया तो मोहताज मतलब कि तरपाया था। फिर उन्होंने गुलामी की शर्त पर लोगों को विदेश भेजना प्रारंभ किया। ठीक है, और गुलामी की शर्त पर कहाँ भेजना प्रारंभ किया तो विदेश, और इन मजदूरों को ही क्या कहा जाता है तो यहाँ से आप लोग लिख दीजिएगा गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। तो आप लोग लिखिए गिरमिटिया मजदूर वह मजदूर होते थे जिसमें दोस्तों अंग्रेजों ने उन्हें 17वीं शताब्दी में एक एक रोटी के लिए मोहताज कर दिया और उन्हें गुलामी की शर्त के लिए, ठीक है, उन्हें गुलामी की शर्त पर लोगों को क्या कहा विदेश भेजाने की फॉरेन भेजना शुरू कर दिया। इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर को लिख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर। ठीक है, तो 33 नंबर क्वेश्चन से बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से हानि होने वाली की कोई दो हानियां लिखे, यानी कि जो बहुउद्देशीय जो परियोजना है, ठीक है, इससे क्या क्या हानि हो सकती है उसका आपको दो गो नाम यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हानियों में सबसे पहला नदियों के प्राकृतिक बहाव में बाधा बढ़ती है। देखिए जब भी आपको बहुउद्देशीय नदी जो परियोजना होता है, ठीक है, जब उसको बांध जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, बांध, अगर ये बांध हो जाता है दोस्तों तो क्या होता है प्राकृतिक बहाव में बाधा बनती है, यानी कि एक जगह पानी एक तरह होता है दूसरा जगह नहीं जा पाता। बाढ़ के मैदान में जलाशय बनाने से वहाँ की वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती है, और जहाँ भी आपको पता है कि जहाँ भी पानी होगा तो वहाँ का जो पेड़ पौधा क्या होगा वो गल जाएगा, यानी कि नष्ट हो जाएगा। तो आप लोग ये दो दो आप लोग हानि को लिख सकते हैं, तो कुछ इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा। इसके बाद देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कि खनिज क्या है। खनिज बोले तो वही मिनरल्स, मिनरल्स क्या है तो खनिज प्राकृतिक रूप से विद्वान समरूप तत्व है जिनका एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। ठीक है, खनिज क्या है तो एक आंतरिक संरचना है, आप लोग ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा। ये क्या है तो प्राकृतिक रूप से जो भी विद्वान यानी कि जो भी दिया जाता है उसी को हम लोग खनिज कहते हैं, जैसे कि कोयला क्या खनिज है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर इसका आंसर को लिख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन 35 नंबर, ठीक है, सांप्रदायित्व का क्या मतलब है। ठीक है, सांप्रदायित्व का क्या मतलब है, यानी कि आप सभी का कम्युनिज्म इन हिंदी, इससे मतलब क्या है तो आप लोग जानते हैं कि इसका मतलब जो अर्थ जो होता है परिभाषा प्रकार करना घटनाएं, ठीक है, सांप्रदायिका का एक विचारधारा के रूप में वह है जो व्यक्तियों समूहों तथा समुदायों के बीच एक पूर्वाग्रह पर अंतर की पहचान करती है, जो पूरी तरह से धर्म विश्वास जातीयता आदि पर क्या होती है तो निर्भर होती है। तो आप लोग इस प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं। इसका जो मतलब ही होता है क्या होता है तो भाषा प्रकार, ठीक है, अर्थ भाषा प्रकार घटनाएं को दिखाना, ठीक है, विचारधारा के रूप में जो व्यक्ति सामूहिक जो समुदाय के बीच पूर्वाग्रह का अंतर होता है या फिर जातीय
यातायात आदि पर क्या होता है, निर्भर होता है, उसी को कहते हैं। इसके बाद देखिए आपका 36वां नंबर क्वेश्चन कि नारीवाद आंदोलन से क्या मतलब। नारीवाद वही वोमेन, वोमेन मतलब महिलाएं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, तो महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने में, ठीक है, ऊंचा उठाने, उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर की जो है आपका बढ़ाने की जो मांग, और उनके व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन में बराबरी करने के लिए जो भी आंदोलन को नारीवादी आंदोलन कहते हैं। मतलब देखिए नारीवादी, नारीवादी मतलब वोमेन, ठीक है, महिलाएं शक्ति सशक्तिकरण क्या है, तो आप लोग लिखिएगा जो भी राजनीतिक और वैधानिक दर्जे है उसमें ऊंचा उठने के लिए महिलाओं को, उनके लिए शिक्षा रोजगार के लिए क्या बोलता है, तो अवसर की मांग होती है, ठीक है, कि इन्हें भी क्या दिया जाए, शिक्षा दिया जाए, रोजगार की अवसर दी जाए, ठीक है। व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन में बराबरी की मांग करनी चाहिए, जितना हक लड़का को है उतना हक लड़की को दिया जाए। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं महिला सशक्तिकरण या फिर नारीवादी आंदोलन को लेकर। इसके बाद देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है, साक्षरता दर को परिभाषित करते हैं। तो साक्षरता दर वही आपका पढ़ा लिखा, ठीक है। तो पढ़ा लिखा क्या है, तो सबसे आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो है भारत में एक राज्य है जिसका नाम है केरल। केरल में सबसे ज़्यादा लोग क्या है, पढ़ा लिखा, ये आपको पता है। तो आप लोग लिखिए साक्षरता दर मतलब कि हर 100 लोगों से कितने लोग पढ़े लिखे हैं, यानी कि हर 100 में कितना लोग पढ़ा लिखा, उसी को हम लोग साक्षरता दर कहते हैं। इसके बाद देखिए WTO के बारे में दिया गया है, जो कि 1995 में गठन किया गया। विश्व व्यापार संगठन कब किया गया, तो 1995 में गठन किया गया है। इसके दो गो कार्य लिखना है, दो वर्ग लिखना है कि इसका दो गो कार्य क्या है। तो लिखिए कि विश्व व्यापार संगठन WTO के दो गो कार्य है। यह स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या करता है, बढ़ावा देता है। स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय, WTO का मतलब देखिए विश्व व्यापार, विश्व मतलब कि वर्ल्ड वाइड, ठीक है, विश्व मतलब कि वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड कहने का मतलब कि एक देश से दूसरे देश में क्या होती है, तो आप सभी का एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का निर्यात और आयात होता है। इसका वैधानिक अस्तित्व है, इसका अस्तित्व भी होता है, इसी को हम लोग WTO कहते हैं। इसका बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शॉर्ट्स में हम लोग हेल चुके हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में, ठीक है। इसमें भी टोटल आपको 8 को क्वेश्चन देगा, आपको 6 का बनाना है जवाब, और आपको मिलेगा टोटल 18 नंबर, 150 वर्ड में आंसर को देना है। सबसे पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हो 39, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे है कि जलियांवाला बाग क्या है, कब हुआ था इसका हत्याकांड, ठीक है, कितने लोग मरे थे, कौन चलाया था, ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा। आंसर का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। लिखना जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित करने की घोषणा की गई। लोगों को वहां एकत्रित होने जो है दिया गया है, ठीक है। तो जलियांवाला बाग क्या है, तो एक आपका हत्याकांड है जो कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के पंजाब में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था, ठीक है। एक आयोजना किया गया जिसमें लोगों को क्या बोला गया, एकत्रित होना, मतलब एक जगह होना। जब लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए तो वहां जनरल डायर, ठीक है, बख्तर बंद गाड़ियां तथा सेनों के साथ जा पहुंचा। लोगों को एकत्रित बोला, सब लोग एक साथ किया हुए झुंड में मिल गए। उसके बाद एक जनरल डायर है, ठीक है, वो क्या क्या गाड़ी और सेना के साथ पहुंचा। उसने बिना किसी चेतावनी के निहत्थे व शांतिमय लोगों पर गोलीबारी करने का आदेश दे दिया। बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे सीधा बोल दे फायर, ठीक है। इसके बाद है कि मरने वाले भारतीयों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। ऐसे करने के पीछे जो है जनरल डायर का उद्देश्य अनैतिक प्रभाव पैदा करना हुआ, ठीक है, सत्याग्रही लोगों के मन में आतंक तथा भय की भावना भरना था। और इतना भारी संख्या में निर्दोष लोगों की हत्या के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, जो कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। तो इस प्रकार से आप लोग जलियांवाला बाग के रूप में आप लोग लिख सकते हैं आंसर को। फिर दोस्तों ब्रेटन वुड्स समझौता के बारे में क्वेश्चंस को दिया गया। ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है, तो ब्रेटन वुड्स समझौता का अर्थ है, इसका उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता का पूर्ण रोजगार बनाए रखना। कहने का मतलब दोस्तों कि ब्रेटन वुड्स क्या है, तो यहाँ पर उद्देश्य इसका कल कारखानों को लेकर के औद्योगिक में, ठीक है, वर्ल्ड में लेकर के है। इसके लिए राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक व्यवस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया है, इसी को हम लोग ब्रेटन वुड्स बोलते हैं। अब आगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर कि भारत में लौह अयस्क के किन्हीं 3 वितरण क्षेत्रों के नाम लिखना है, ठीक है, 3 वितरण क्षेत्रों के नाम लिखना है।
ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों आंसर में लिखना, भारत में लौह अयस्क के 50% भंडार झारखंड राज्य के सिंहभूम जिले, उड़ीसा के कोयलंछर और बोनाई, सुंदरगढ़ और मयूरगंज में जिले में पाई गई है। भारत में जो भी लौह अयस्क है उसमें से 50% तो आपका झारखंड में है, ठीक है। उसके बाद आपका उड़ीसा में है, ठीक, उड़ीसा के कोयलंछर में, बोनाई में और सुंदरगढ़ में और मयूरभंज में है। तो इन जिलों में है लौह अयस्क, ठीक है। इसका देखिए 42 नंबर है कि कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। कृषि के द्वारा जो आधारित उद्योग किया जाता है और खनिज के द्वारा जो आधारित उद्योग किया जाता है, इसके बारे में आपको अंतर को स्पष्ट करना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि कृषि आधारित उद्योग वह है जो कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पाद और प्रयोग का करते हैं। कृषि में क्या होता है, कच्चा माल वही धान गेहूं ये सब, ठीक है, ये सब क्या करता है तो वो उपजाऊ करता है। खनिज आधारित उद्योग में वे होते हैं जिसमें से अयस्क का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, वह प्राथमिक उद्योग है, ठीक है। इस प्रकार से लिख दीजिएगा। फिर देखिए 43 नंबर, लोकतांत्रिक व्यवस्था की किन्हीं दो चुनौतियों को लिखें, यानी कि लोकतंत्र में क्या क्या जो है चुनौतियां आ सकती है, सिर्फ और सिर्फ दो चुनौतियों का आपको जिक्र करना है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे शिक्षा का अभाव, किस प्रकार से शिक्षा का अभाव से लोकतंत्र में जो चुनौतियां देखने को मिलेगी। तो भारत में शिक्षा की कमी से ज़्यादा लोग अशिक्षित है, पढ़ा लिखा नहीं है। फलस्वरूप जनता प्रजातंत्र का महत्व नहीं समझ पाती है, जो भी जनता प्रजातंत्र का महत्व को नहीं समझ पाती है, उससे अपने अधिकारियों और कर्तव्य को ही सही जानकारी नहीं होने के कारण सरकार के कामों में दिलचस्पी नहीं ले पाती। मतलब कि देखिए जब तक आप लोग नहीं जानेंगे शिक्षा क्या है, तो आप लोग जो भी लोकतंत्र में जो भी सरकार के द्वारा जो भी योजनाओं को चलाया जाएगा उसका आप लोग भाग ही नहीं बन पाएगा, मतलब कि उसमें आप लोग हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अगर आप लोग चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं तो आपका इसमें घाटा होता है, तो इसलिए शिक्षा का अभाव होता है लोकतंत्र में। दूसरा है आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता क्या है, तो भारत में आर्थिक असमानता बड़े पैमाने पर है, कुछ लोग ही अमीर है, अधिकतर लोग क्या है तो गरीब है। तो ये इस प्रकार से लोकतंत्र में देखा गया है। इस प्रकार से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से 44 नंबर, बहुउद्देशीय व्यवस्था पर संक्षिप्त में लिखें। तो बहुदलीय, ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था क्या, तो एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें एक देश के अंदर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां चुनाव में भाग लेती है और जिस पार्टी का जनता का बहुमत प्राप्त होता है उसमें सत्ता में आ जाती है। मतलब देखिए बहुदेशनीय में क्या होता है कि पहले तो चुनाव लड़ता है, जिसका ज़्यादा बहुमत मिलता है, जिसको ज़्यादा वोट मिलता है, वो क्या होता है सत्ता में आ जाता है, अपने गद्दी पर बैठ जाता है। ऋण की किन्हीं 3 शर्तों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। ऋण लेने के यानी कि कर्ज लेने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो ऋण की शर्तें में निम्नलिखित बातों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें से ब्याज दर। आपको पता है कि किसी भी व्यक्ति को जब ऋण दिया जाता है तो उस पर एक ब्याज दिया जाता है। मान चलिए कोई व्यक्ति 10,000 रुपया लेता है, ठीक है, किसी से या फिर बैंक से, चाहे तो उसको बोलेगा आपको 10% का ब्याज लगेगा या फिर 5% का लगेगा, ये आपका 1 मंथ का वो लोग बोलता है, ठीक है, 1 मंथ में आपको इतना ब्याज लगेगा। फिर समर्थक लेनदार, मान चलिए कि आप 10,000 के लायक है कि नहीं, कोई व्यक्ति बोलेगा 1 लाख, तो 1 लाख वो लायक है कि नहीं, तो इस प्रकार से आपको देखा जाता है। आवश्यक कागजात, आधार कार्ड हो गया, ठीक है, वोटर कार्ड हो गया, आप जो यहाँ के निवासी हैं कि नहीं इस क्षेत्र के, तो ये सब कागजात देखते हुए वो ऋण आपको देगा, वरना नहीं देगा। फिर देखिए 46 नंबर, उपभोक्ता संरक्षण परिषद उपभोक्ता की किस प्रकार मदद करता है, किन्हीं 3 कारकों का उल्लेख करें। तो हम लोग जानते हैं उपभोक्ता संरक्षण परिषद निम्नलिखित तरीकों से उपभोक्ता की मदद करता है। पहला, उपभोक्ता को उपभोक्ता में अदालत में मामले में दायर करने के तरीके में बारे में मार्गदर्शन करता है। कई अवसरों पर वे उपभोक्ता अदालत में व्यक्तिगत उपभोक्ता का भी प्रतिनिधित्व करता है, वे लोगों में जागरूकता को भी क्या करता है पैदा करता है। तो उपभोक्ता क्या है आपको पता होना चाहिए, और इस प्रकार से उपभोक्ता की 3 वो क्या हो सकती है, तो आप सभी का जो है तरीका हो सकता है। फिर आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट, अगर आप लोग आगे बढ़ेगा तो यहाँ से वेरी शॉर्ट आंसर दोनों समाप्त हो चुका है। कुल मिला के 30 नंबर, 20 नंबर अब आपका बचा हुआ है, जिसमें से आपको देख सकते हैं 6 को क्वेश्चन पूछेगा, 4 का जवाब दीजिएगा, 20 नंबर मिलेगा। 2.5 शब्दों में देना, ठीक है, 250 शब्दों में, यानी कि 250 में। सबसे पहला है कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या क्या मदद की। तो मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में काफ़ी मदद की। सरकार की दमनात्मक नीति के बावजूद भारत में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों की संख्या दिनों दिन बढ़ गई।
समाचार पत्रों के माध्यम से सरकारी कुशासन नीति का पर्दाफाश भी किया जाने लगा। तो इस प्रकार से आंसर को लिख लीजिएगा। फिर दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या किया गया। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए। कंपनी ने बुनकर पर सीधा नियंत्रण बनाना जो है शुरू किया। जो भी कंपनी होता है वो बुनकर, जो भी आपका कपड़ा को बुनता था, ठीक है, जो भी कपड़ा को बुनता था उस पर क्या किया, सीधा वो नियंत्रण किया। ठीक है, ऐसे करने के लिए एडवांस का सिस्टम शुरू कर दिया, यानी कि आपको एडवांस में पैसा दिया जाएगा। बुनकर को एडवांस पैसा दिए जाते थे ताकि वे कच्चे माल को उपकरण खरीद सके। और इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों और रेशमी में जो भी नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया। ठीक है, फिर आप लोग देखिएगा आगे 49 नंबर है, राजनीतिक दल के सुधार के उपाय की चर्चा कीजिए। कि राजनीतिक दल में आप लोग कैसे सुधार कर सकते हैं, आप लोग बताइए। तो राजनीतिक दलों के सुधार के उपाय हैं, जिससे आप लोग देख सकते हैं राजनीतिक सुधार के आंतरिक मामलों को विखंडित करने के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए। ठीक है, राजनीतिक शास्त्र के लिए अपने सदस्यों का रजिस्टर अनिवार्य करना चाहिए। राजनीतिक शास्त्र के लिए आवश्यक है कि वे महिला जनजाति को न्यूनतम लगभग से लगभग 1/3 अपनी टिकट दे। जापान में महिलाओं के लिए जो कोटा में वैधानिक निर्णय लेने के लिए आवश्यक होता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप लोग राजनीतिक दल के सुधार को बारे में लिख सकते हैं कि आप लोग कैसे कैसे आप लोग पॉलिटिशियन में सुधार कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से लिखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका बाद आप लोग देख सकते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र किसी राज्य के आर्थिक विकास में कैसे योगदान दे सकता है। सार्वजनिक मतलब सभी के लिए, सभी के लिए जो क्षेत्र होता है, जो सरकार का क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये आर्थिक विकास में आप लोग को कैसे योगदान दे सकता है। तो किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र में निम्नलिखित प्रकार से योगदान दे सकते हैं। पहला, बुनियादी संरचना के निर्माण व विस्तार द्वारा यह तीव्र आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। यह रोजगार के अवसर पैदा करता है, विकास के लिए संसाधन को क्या करता है, जुटाता है, इस प्रकार से। ठीक है, अब आगे आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन से भारत में पाए जाने वाली मृदा का वर्गीकरण करें और उनका वर्णन करें। तो भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें से उर्वरक क्षमता अलग अलग होती है। इसमें से जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल और पीली मिट्टी, जंगली मिट्टी, मरु मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, नमकीन मिट्टी और पीट मिट्टी शामिल है। और इन सभी मिट्टी के जो भी 8 प्रकार अभी आप लोग देखे, इनके बारे में 2-2 लाइन आपको एग्जाम में लिखना है। 2-2 लिखिए, चाहे 3-3 लाइन लिखिए, जितना आपको आता है। जंगली मिट्टी के बारे में लिख दीजिएगा, मरु मिट्टी क्या होता है, लेटराइट क्या होता है, काली मिट्टी क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, ठीक है, पीली मिट्टी क्या होता है। 2-2 लाइन आप लोग एक लाइन लिख दीजिएगा, तब 5 नंबर मिलेगा। अब दोस्तों 52 नंबर में जो क्वेश्चन है ये आपका मैप से क्वेश्चन है। तो मैप का वीडियो मैं जल्द से जल्द आपको दे दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, वहीं से एक आपका मैप का प्रश्न आएगा। तो चलिए वीडियो को यही रखते हैं, मिलते हैं किसी और भी नए वीडियो।